गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर एक वीडियो देने जा रहा हूं, जो परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही उपयोगी है। अतः इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र छात्रा को मिल सके, इसके लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन से रिलेटेड सारी बात लगभग पढ़ा चुके हैं। अब हम अपवर्तन की बात करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? परावर्तन में तो हम लोग देखें कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ी और पुनः उसी माध्यम में लौट आई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते थे। अपवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पूर्व पथ से डिविएट हो जाती है, कुछ मुड़ जाती है। इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बात फिर से सुने। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पूर्व पथ से डिविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंचती है। ये दो माध्यम अलग अलग होता है। किस मायने में? जैसे एक सघन माध्यम होगा जिसको कि डेंसर कहते हैं, एक विरल माध्यम होगा जिसको कि हम लोग रेरर कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले जाने डिफिनेशन के बाद कि सघन से विरल में जाती है तो क्या घटना होती है, और जब विरल से सघन में आती है तो क्या घटना होती है। आइए इसके लिए हम लोग एक फोटो का मदद लेते हैं। दो सतह लिए, इसके ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम, और इसमें हम लोग ऊपर विरल माध्यम लेते हैं और नीचे सघन माध्यम लेते हैं, और दोनों पर एक लंब डाल देते हैं। अब इसमें कोई रे ऐसे आती है सघन से, इसका इंसिडेंट एंगल आई होगी, और अब ये विरल माध्यम में जाएगी तो किधर जाएगी? तो अविलंब से दूर भी आप बोल सकते हैं और अविलंब की ओर भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बात होगी जो कि हम आगे बताएंगे, स्नेल्स लॉ पढ़ाएंगे तब उसमें कि दूर मुड़ेगी या ओर मुड़ेगी। लेकिन तत्काल अभी हम जाने कि जब सघन से विरल में आएगी अविलंब से दूर, अविलंब तो ये है और इंसिडेंट रे ये है, तो दूर इसको दूर हम लोग, और ये दूर ऐसे मुड़ जाएगी। ये एंगल आपका आर हो जाएगा जो कि आई से ज्यादा होता है। जस्ट लाइक अगर हम विरल माध्यम में कोई रे लें, ये सघन माध्यम आएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, तो अविलंब ये है आपका, तो अविलंब की ओर ऐसे मुड़ेगा।
और ये एंगल आपका आर हो जाएगा। इस केस में आई से आर छोटा होता है और इस केस में आई से आर बड़ा होता है। तो ये हो गया सघन से विरल, विरल से सघन में कैसे किरण मूर्ति है। अब अपवर्तन के लिए दो नियम है, जैसा कि अभी हम बोले कि स्नेल लॉ में पढ़ेंगे। तो स्नेल लॉ से पहले अपवर्तन का पहला नियम जो परावर्तन का पहला नियम था वही है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक तल में होती है। ऐसे करके बताए होंगे फोटो में। तो इसमें भी वही बात है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित ने अपवर्तित किरण तो दोसर माध्यम में जाएगा तो या तो ऐसे मुड़ जाएगा या ऐसे मुड़ जाएगा। और अविलंब, ये तीनों एक तल में होती है। अगर देखा जाए तो ये तीनों पेन एक तल में हो रही है। इसी को हम लोग अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। आइए फिर से सुनते हैं पहला नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक तल में होती है। और दूसरा नियम कहता है, पहला नियम तो हो गया, और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण को हम स्मॉल आई से डिनोट किए हैं और उसकी ज्या को हिंदी में, इंग्लिश में साइन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 गो नाम सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये तीनों त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है 6, उसमें से साइन भी एगो है। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि आपतन कोण आई है तो ओकर ज्या साइन हो जाएगा, तो साइन आई। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर है, इसकी ज्या हो जाएगा आर का अनुपात एक नियत राशि होती है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियत राशि होती है, जिसको कि हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का अंग्रेजी इंडेक्स होता है, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ नियतांक अपवर्तनांक है, जिसको कि हम म्यू से डिनोट करेंगे। तो म्यू, यहाँ दो माध्यम है, तो दो माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो किसका अपवर्तनांक लें? यहाँ होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, रिलेटिव। तो दूसरा माध्यम इस केस में विरल है, इस केस में सघन है, और पहला माध्यम इस केस में सघन है और इस केस में विरल है। अगर हम यहाँ इसके लिए बात करें तो μ2 विरल के लिए हो जाएगा और ये सघन के लिए हो जाएगा। इसको बाद में हम लोग ऐसा भी बोलते हैं μ2 बटे μ1। यही अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल एक आदमी का नाम था। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का भी नियम हो गया। अब हम लोग इसमें एक महत्वपूर्ण बात जाने कि अपवर्तनांक क्या चीज होता है। कोई माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। एक हेडिंग देते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक। इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह अनुपात होता है जो अनुपात हवा या निर्वात में प्रकाश के वेग और उस माध्यम में प्रकाश के वेग के बीच होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक को अगर म्यू से डिनोट करेंगे तो हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बटे उस माध्यम में प्रकाश का वेग। अगर हवा या निर्वात की बात करें तो उसमें प्रकाश का वेग फिक्स नियत रहता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको कि हम लोग एसआई सिस्टम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग भी से डिनोट करेंगे तो म्यू बराबर क्या हो गया, सी बटे भी। अब यहाँ एक बात जाने, सी का मान सबसे ज़्यादा होता है। मैं बोला था इंट्रोडक्शन क्लास में ही कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा हवा या निर्वात में होता है, ये तो सबसे ज़्यादा होता है। अब दूसरे माध्यम में जब बात करेंगे पानी, तेल, शीशा या और कोई चीज़ में, तो उसमें प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। जब ऊपर ज़्यादा हो अंश, नीचे कम हो हर, तो उस भिन्न का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो म्यू का मान 1 से ज़्यादा होगा किसी माध्यम के लिए। लेकिन हवा या निर्वात के लिए जब म्यू निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम के जगह फिर देंगे हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग। तो हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सी बटे हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सी, तो सी कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो हवा या निर्वात के लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है, जबकि किसी अन्य माध्यम के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होता है। इस अपवर्तनांक से एक चीज सामने आया कि प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। प्रकाशीय सघन या विरल फिजिकल डेंसिटी से भिन्न होता है। फिजिकल डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। लेकिन घनत्व जिसका ज़्यादा होगा उसको हम लोग सघन कहते हैं, और घनत्व जिसका कम होगा उसको हम लोग विरल कहते हैं। लेकिन प्रकाशीय सघन विरल में कुछ अपवाद है। बहुत जगह डेंसिटी पानी का ज़्यादा होता है और तारपीन के तेल या अल्कोहल का कम होता है, तो पानी हो गया डेंसर, और तारपीन का तेल या अल्कोहल हो गया रेरर, विरल माध्यम। लेकिन यहाँ उल्टे होता है, प्रकाश का वेग तारपीन के तेल या फिर अल्कोहल में कम होता है, पानी में ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि तारपीन का तेल या अल्कोहल प्रकाशीय सघन है हवा की तुलना में। अब कौन सघन है कौन विरल है, इसका एक जनरल कंसेप्ट है। अगर कोई दो पदार्थ एक दूसरे में डालें, अगर डूबने लायक होगा तब, ठोस में ठोस कौन डेंसर है नहीं पता चलता है, तब तो उसका वॉल्यूम और आयतन निकाल करके हम लोग बताएंगे, मास और वॉल्यूम निकाल। जैसे दो लिक्विडे हैं,
या एक लिक्विड एक सॉलिड है, इसमें कौन डेंसर है? तो जैसे पानी में लकड़ी को डालिए, लकड़ी डूब जाता है तो लकड़ी डेंसिटी ज़्यादा हो गया, अगर नहीं डूबता है तो लकड़ी का डेंसिटी कम हो गया। तो आप में से लगभग सब कोई जानते होंगे कि लकड़ी पानी में तैरता है, इसका मतलब है कि लकड़ी का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है। वैसे ही पानी और अल्कोहल को जब मिलाएंगे या पानी या तारपीन के तेल को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि अल्कोहल या तारपीन का तेल ऊपर रह जाता है। तो इसका मतलब वो पानी डेंसर हो गया और वो रेयर हो गया। लेकिन प्रकाश में के लिए उल्टा होता है कि तारपीन के तेल में ही उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है और पानी में कम होता है। इसका मतलब तारपीन का तेल प्रकाशीय सघन है पानी की तुलना में। तो एक चीज़ हम लोग क्या सीखे कि जो डेंसर जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना कम होगा और जो रेयर होगा प्रकाश का वेग उसमें उतना ज़्यादा होगा। साउंड का उल्टा होता है। साउंड के साथ 11th क्लास में कहीं पढ़े होंगे, साउंड रेयर मीडियम में स्लो चलती है और डेंसर मीडियम में फास्ट चलती है, लेकिन लाइट के साथ उसका अपोजिट है। शायद न्यूटन के कणिका सिद्धांत में न्यूटन साहब यहीं धोखा खा गए थे और उसी के आधार पर उन्होंने कह दिया था कि प्रकाश सघन माध्यम में तेज और विरल माध्यम में स्लो चलती है, जो कि बाद में मैं बोला था गलत भी है। तो आज हम लोग अपवर्तनांक पढ़ लिए। अब यहाँ एक चीज़ और जाने, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन वेलोसिटी एवं वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य बदलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो लाइन है ऑब्जेक्टिव के लिए। जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, कांस्टेंट रहती है, जबकि वेग और तरंगदैर्घ्य उसका बदलता है। आइए अब हम एक दूसरी बात और देखें। स्नेल के नियम से, यहीं तो लिखा हुआ ही है, साइन आई बटे साइन आर का एक नंबर केस लेते हैं या ए नंबर केस लेते हैं। तो अगर μ2 ज्यादा है, μ1 से, ध्यान दीजिए μ2 ज्यादा है μ1 से, तो साइन आई ज्यादा होगा साइन आर से। यदि इतना हो तो आई ग्रेटर देन आर हो। अब आई ग्रेटर देन आर कब हुआ? जब μ2 ज्यादा, यानी μ2 सघन है, μ2 सघन है, 1 से 2 माया, μ2 सघन है μ1 से, तो I1 ग्रेटर देन होगा आर से। देखिए है आई बड़ा है ना आर से। और जस्ट उल्टी बात अगर कर दें कि μ1 ग्रेटर देन μ2 तो I इज लेस देन आर। μ1 ज्यादा है तो μ1 देखिए सघन है, ज्यादा हो गया। इस केस में आर ज्यादा होगा आई से, यानी आई लेस देन आर हो जाएगा। देखिए वह भी चीज आ गया जो कि हम यहाँ बोले थे कि अविलंब की ओर मुड़ता है, विलंब से दूर हटता है, उसकी चर्चा स्नेल के नियम में हो गया। तो प्रकाश के अपवर्तन में आज इतना ही। हम अगला टॉपिक पुनः लेकर के आएंगे अपवर्तन से ही रिलेटेड। उसके बाद अपवर्तन में ही हम लोग लेंस वगैरह भी देखेंगे। आज भर इतने ही, धन्यवाद।